फीमेल डेइटीज थे, मातृ देवी की पूजा होती थी एक तरह से। पूजा जो होती थी, या यूँ कहें कि जो मान्यता थी वो मातृ देवी की थी। तो जो सील्स हैं और मूर्तियां हैं वो ये बताती हैं कि फीमेल गॉडेसेस होती थी, और मेल डाइटीज भी थे। मेल डाइटीज जो थे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है वो है पशुपति। पशुपति, अभी आपने एक मंदिर का नाम सुना है ना, पशुपति नाथ। तो दो जगह मंदिर देखने को मिलता है ना, एक तो नेपाल में मिलता है काठमांडू में, और एक मंदसौर में मिलता है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जब बात करते हैं तो मंदसौर में मिलता है। तो पशुपति नाथ, तो पशुपति नाथ मैंने ये यहाँ लिख दिया। वैसे जब इतिहास की किताबों में देखोगे तो पशुपति महादेव या पशुपति शिव, सॉरी महादेव, पशुपति महादेव या पशुपति शिव। तो कई लोग इसको प्री शिवा भी कहते हैं, है ना, किस नाम से? शैव धर्म का जो शुरुआत हुई है उससे, कि यानी कि इनको पशुपति शिव इसलिए बताया गया कि जिस तरह से बीच में ये सील में जो ये चिन्ह दिख रहा है, ये इतना साफ नहीं है, आपको और मिल जाएगा, इससे भी साफ मिल जाएगा। तो ये जिस तरह से इसके चारों तरफ एनिमल्स बताए गए हैं, तो वर्शिप करते हुए एनिमल दिखाई दिए। तो ये एक तरह से जानवरों के देवता। अब देखा जाए तो पशुपति नाथ जो है पशुओं के देवता है। तो शिव को जो है वो पशुओं का देवता भी माना जाता है। पशुओं का देवता मतलब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। देखा जाए तो पशुओं के साथ जब तुलना करते करते जब हम आगे निकलते हैं तो छोटी जातियां हो जाती हैं। तो कई लोग इतिहास में, पुराणों में जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि ये जो शिव हैं ये छोटे लोगों के देवता हैं, जो छोटे लोग हैं उनके देवता हैं। तो पशुपति महादेव तो सील में देखने को मिलता है। मातृ देवी की पूजा इसलिए की गई कि इसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। तो इसका मतलब है कि ये प्राकृतिक संरचना, प्रकृति की संरचना है, ठीक है ना, प्रकृति की पूजा है। तो प्रकृति पूजा और पशुओं के पति के रूप में पूजा, यानी ये पशुओं के संरक्षक रहे होंगे। पैट्रोनेज, इन्होंने पैट्रोन दिया है उसको, उनको संरक्षण दिया है। किनको दिया है? छोटे लोगों को, खास करके एनिमल्स को। तो जो एनिमल्स को दे सकता है वो फिर छोटे लोगों को भी दे सकता है। तो मुझे लगता है आपको रिलीजन समझ में आया होगा, काफ़ी हद तक वो प्राकृतिक है, ठीक है। अब ये प्रश्न है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका अपना जवाब देने की कोशिश करिए। इसमें एलिमिनेशन करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे देंगे, और एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे तो उलझ जाएंगे। तो एलिमिनेट कीजिए। बहुत जल्दी कर दी आंसर देने में पहले वालों ने।
आंसर देने में बहुत जल्दी कर दी ना आप लोगों ने, इतना जल्दी क्या था आंसर देने की। अब बाद वाले सही दे रहे हैं आंसर। कितना सिंपल है, मैंने कहा था एलिमिनेट करो, पहले वाला और तीसरे वाला एलिमिनेट हो जाएगा ना, या फिर अभी अभी बताया था आपको, पहले वाला अपने आप गलत हो जाता है, तो एक वाला गलत हो गया तो अपने आप ही बात ख़त्म हो गई, पर दूसरा वाला तो सही है। अभी अभी तो बताया, एक स्लाइड पहले बताया था आपको, बहुत सारे डी बता गए, इतनी जल्दी नहीं करना। इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत थी। क्लियर समझ में आ रहा है सबको? चलिए, खैर आप आ जाइए। इसको जो आगे जब हम बात करते हैं तो चाल्कोलिथिक कल्चर, हिंदी में कल नाम बताया था मैंने, यहाँ समझ लीजिए, ताम्र पाषाण युग। क्योंकि एकदम से धातु युग तो आ गया, मेटल एज आ गई थी, लेकिन मेटल ने सीधा सीधा जो है इसको रिप्लेस नहीं किया, दोनों चलते रहे। कॉपर भी चलता रहा, यानी कि स्टोन भी चलता रहा और कॉपर भी आ गया, कॉपर प्लस स्टोन, चाल्कोलिथिक कल्चर, इसको ताम्र पाषाण युग कहते हैं। यहाँ पर अभी ऋग्वेद की शुरुआत होते हुए आपको लगेगी, लेकिन यहाँ ऋग्वेद यहाँ जा कर के आएगा, वैदिक सभ्यता यहाँ जा कर के आएगी, लेकिन आर्यों का आक्रमण शुरू हो गया था। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि इस समय में आकर के इंडस वैली लगभग समाप्त हो गई थी या समाप्ति के कगार पे थी, ठीक है ना। तो इस समय में कॉपर भी था और स्टोन भी था, इसलिए इतना स्पष्ट है ये। एग्रीकल्चर की अच्छे से शुरुआत हो गई थी, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और फिशिंग, मत्स्यन, है ना। इस समय की सभ्यताएं हैं आहार सभ्यता। ये आहार सभ्यता किस जगह पर है, जरा कोई बताए। आहार सभ्यता राजस्थान वाले बताओ जरा, क्योंकि हाँ, राजस्थान में किस जगह से? आहार म्यूजियम किसी ने देखा है? आहार म्यूजियम कितने लोगों ने देखा? उदयपुर में, गुड, उदयपुर में। ये मिलेगी भीलवाड़ा, राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर और उदयपुर, इस ट्रायंगल में मिलता है। बनास, कायस्थ नहीं है, कायस्थ ये मुझे लगता है नोट्स बनाने वाला कोई कायस्थ होगा ना, इसलिए कायथा क्या है? कायथा, कायथा मध्य प्रदेश, उज्जैन के पास में। मालवा और जोरवे, याद रखिएगा। चाल्कोलिथिक के एग्जाम्पल हैं पहाड़, बनास, कायथा, मालवा और जोरवे संस्कृति, ये एग्जाम्पल हैं चाल्कोलिथिक के, ठीक है। अब आ जाइए वैदिक एज। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ परिचय के तौर पे आप लोग पढ़िए। आज थोड़ा सा वैदिक एज का कुछ नोट्स था उसमें, जो मैंने इससे पहले वाली अभी क्लास में सुबह बताया था आपको, आप सुबह सुन रहे थे उसमें।
अच्छा ठीक है, तो फिर इसको देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं ताकि कल और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर करंट अफेयर्स में चलेंगे हम लोग, एडिटोरियल में चलेंगे। तो 1500 बीसी, 1500 बीसी में आपको, ठीक है, और 6 सेंचुरी बीसी तक आपको मिलेगी। 1500 बीसी से 6 सेंचुरी बीसी तक। इसके बाद की जो सभ्यता है, 6 सेंचुरी के बाद जो आपको सभ्यता मिलेगी वो कहलाता है पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक, उत्तर वैदिक काल, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। मैं क्यों लिख रहा हूँ उसका कुछ कारण है, ये परीक्षा में आपको दिखाई देंगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तब आपको इन अक्षरों की बनावट, कैसे बनाया था, ये सब रिकॉल होता है, दिखाई देता है वहाँ पर। तो उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो जो दयानंद सरस्वती बैक टू वेदास की बात करते हैं, वो इस उत्तर वैदिक काल के बाद में जो गुप्ता है या फिर मिडिवल हिस्ट्री है, और फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो 1900 के आसपास, यानी 1875 में आर्य समाज बना, और 1875 में वो आर्य समाज में जाकर के बोलते हैं बैक टू वेदास। तो वो यहाँ जाने की बोलते हैं कि हम 1500 से 6 सेंचुरी के बीच में चलें, यहाँ चलें। यहाँ पर आकर के सारा गड़बड़ होना शुरू हो जाता। पुरोहितवाद, आडंबर, पाखंड, आडंबर, पाखंड और पुरोहितवाद, वो 6 सेंचुरी में आया था। या यूं कहें कि 6 सेंचुरी या 7th और 8th सेंचुरी बीसी, यानी 800 बीसी के बाद महाभारत, ये महाभारत काल है लगभग। ये 900 के आसपास रामायण रहा होगा, 900 बीसी में, 900 से 1000 बीसी, या यूँ उल्टा लिखें, 1000 से 900 बीसी, उल्टा लिखना पड़ेगा ना इसको। तो 1000 से 900 बीसी में आपका रामायण काल है, यहाँ पर राम रहे होंगे। तो रामायण महाकाव्य का समय आपका 1000 से 900 बीसी, और 900 से 800 बीसी महाभारत है। महाभारत, तो ये वो समय है। तब तक आप देखते हो कि ये जो समय है इसको त्रेता युग कहा गया। हिंदू धर्म के हिसाब से ये त्रेता युग है, ये द्वापर युग है, ठीक है। तो ये रामायण वाला त्रेता युग है, 1000 से 900 वाला, और 900 से 800 वाला लगभग ये आपका द्वापर युग हो गया हिंदू धर्म के हिसाब से। और ये जो समय है 1500 से यही लगभग सतयुग है। तो सतयुग तक तो ठीक था। तो ये जो और 800 के बाद, 800 बीसी के बाद, 800 से 700, 500, 400, खास करके 600 के आसपास, 600 से 500 के बीच, ये जो समय था ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का समय है। बुद्ध और जैन, बुद्ध और महावीर यहीं पे आए हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कुछ? और ये बुद्ध और महावीर यहाँ पर जो आए हैं, ये क्या लेके आए हैं? ये संदेश लेके आए हैं कि अब कलयुग आ गया है। तो 800 के बाद आप कलयुग मान लीजिए। यहाँ पर एक तरह से आपको कलयुग मानना है, तो कलयुग लगभग 800 बीसी में शुरू हो गया था। ये यहाँ पर 6 सेंचुरी तक, तो 800 से कलयुग की शुरुआत हो गई। 600 आते आते एक तरह से कलयुग आ गया था।
झूठ बोलना, धोखा देना या तमाम चीज़ें। इसलिए जो है वो दयानंद सरस्वती यहाँ से यहाँ जाने की बात करते थे, 6th सेंचुरी से पहले की जाने की बात करते थे। ठीक है, तो आपको अब देखो, आप अगर हिंदू धर्म के हिसाब से अगर उस गणना में जाओगे पुराने वाली, तो वो तो लाखों करोड़ों सालों की बात करते हैं, तो वो तो साइंटिफिक भी नहीं है। साइंटिफिक इसलिए नहीं है, जो आप पंडित लोग और हमारे हिंदू पुराण बताते हैं या जो माइथोलॉजी बताती है, वो इसलिए साइंटिफिक नहीं है क्योंकि कार्बन डेटिंग के हिसाब से यदि आप देखेंगे, कार्बन डेटिंग के हिसाब से बात करेंगे तो वो तो 10,000 में तो आपका नियोलिथिक पीरियड है, क्योंकि उससे पहले तो ग्लेशियल स्टेट है ना। फिर आप कहेंगे नहीं, पशुपति शिव की पूजा होने लगी थी और वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा बहुत पहले होने लगा था, तो वो तो सभ्यता ही अलग थी, उसमें तो ऐसे कबीले थे नहीं, वो तो एक सिटी थी, अर्बन प्लानिंग था, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और वो जो लोग थे वो द्रविड़ भाषी थे, देखा जाए तो वो लोकल लोग थे जिनको दास माना गया बाद में, या जिनको राक्षस कहा गया। तो द्रविड़, इंडो आर्यन लैंग्वेज की जब बात करते हैं हम, इंडो आर्यन की, तो वो तो यहीं से निकल करके आई है। ठीक है, तो वो यहाँ से निकल करके आई है। ठीक, तो अर्ली इंडियंस टोनी जोसेफ की पढ़ेंगे तो आपको इन सब के एविडेंस जो है वो जेनेटिक्स में भी मिल जाएंगे। तो आर्यंस, पीपल स्पीकिंग इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, वो इंडो आर्यन लैंग्वेज पढ़ने वाले लोग थे। ठीक है, और केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। पेस्टोरल, नोमैडिक, घुमंतु पशुपालक समुदाय था, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिज्म मतलब पशुपालन, पशुचारण। तो घुमंतु थे, नोमैडिक पीपल थे और पेस्टोरलिस्ट थे। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि वैदिक एज का अच्छा खासा एंगल जो है आपके पास आ गया होगा। उस समय की नदियों के नाम लिख लीजिए ज़रा जल्दी से, किस किस नाम से जाना जाता था। ये 7 नदियाँ, ठीक, और यही 7 नदियाँ देख करके ललचाए थे। कौन ललचाए थे और क्या नाम दिया था? सप्त सैंधव, सप्त सैंधव कहा था इसको, 7 नदियों वाला देश। इसके लिए एक शब्द और यूज़ होता है, जो आप लोग अगर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तब संकल्प बोलते हैं। संकल्प, ओम विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य बोलते हैं कि नहीं? आर्यावर्ते बोलते हैं, आर्यावर्ते। भारत खंडे, भारतवर्षे या भारत खंडे, क्या कुछ ऐसा ही बोलते हैं श्लोक? भारतवर्ष, यस। तो सप्त सैंधव प्रदेश, आर्यावर्त, भारतवर्ष, नर्मदा नदी विभाजन करती है डेक्कन ट्रैप यानी डेक्कन प्लेटो, दक्कन। तो नर्मदा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र है हिमालय तक, ये पूरा क्षेत्र जो है यही भारतवर्ष था एक तरह से। नीचे वाला क्षेत्र जो था, इन्हीं को हम लोग राक्षस कहते थे, राक्षस। दरअसल ये राक्षस द्रविड़ भाषा बोलने वाले काले लोग थे, निग्रो लोग थे। निग्रो को हिंदी में द्रविड़ कहा जाता है, निग्रो, द्रविड़। इसलिए राम जब आपको अयोध्या से
छत्तीसगढ़ से प्रवेश करते हुए नर्मदा क्रॉस करके, जब या नर्मदा की उधर अमरकंटक के उधर नर्मदा क्रॉस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसका जो उद्भव है वही अमरकंटक से है। लेकिन जब वो इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो जनस्थान और फिर वो ऋषिमुख पर्वत, और जब वो नीचे जाते हैं तो वो राक्षसों के क्षेत्र में आ जाते हैं एक तरह से। तो इधर ऋषि मुनि नहीं आ पाते थे। ऋषि मुनि मतलब ये आर्य लोग, आर्य लोग जो ईरान से आए थे। देखा जाए तो आर्यों का दक्षिण में प्रवेश करना मतलब एक तरह से पर्यटन है, टूरिज्म है, एक तरह से पिकनिक मनाने जैसा है। अब आप कहेंगे नहीं वो तप के लिए जंगल में जाते हैं तो वहाँ राक्षस परेशान करते, तो आप उनके क्षेत्र में जा रहे हो। उनका क्षेत्र पहले कहाँ था? उनका क्षेत्र पहले यहाँ था, ये IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो खदेड़ दिए गए, कहाँ पर? वो खदेड़ दिए गए नर्मदा के नीचे, बहुत सारे लोग, लगभग। इसीलिए चेन्नई में अभी तमिलनाडु में जो खुदाई रुकवाई गई थी पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसीलिए क्योंकि वो इसको कोरिलेट करती थी, वो इसके साथ जोड़ती थी, तो खुदाई रुकवा दी उन्होंने। ठीक है, वेगई वैली, यस, वेगई घाटी की जो खुदाई रुकवाई गई वो इसीलिए क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन स्थापित होता है। तो ये थ्योरीज, इनका एविडेंस वहाँ के जो अगर आप वो देखेंगे तो वो सब क्लियर हो जाएगा। और आर्यों के बाहर से आने की जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाती है, तो फिर वो खतरनाक हो जाता है। तो अगर सारे लोग चिल्लाने लगे ये कि भाई ये जो ब्राह्मण हैं और जो अपर कास्ट वाला जो दिखाई पड़ता है, अब आप यहाँ पर दो चीज़ पढ़ लीजिएगा तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। रिजले का वर्गीकरण और गुहा का वर्गीकरण, रिजले का क्लासिफिकेशन और गुहा का क्लासिफिकेशन, तो आपका ज्योग्राफी भी तैयार हो जाएगा और ये भी तैयार हो जाएगा, तो आपकी हिस्ट्री में भी काम हो जाएगा, तो बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। रिजले का क्लासिफिकेशन और गुहा का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करनी या रैशनल तरीके से नहीं पढ़ना वो बात अलग है, वो जय जयकार करते रहो इन्हीं का सबका, लेकिन बाकी तो हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, रिजले गुहा का क्लासिफिकेशन पढ़ लोगे, ये थ्योरी सारी पढ़ लोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा कि बाहर से कौन घुसा है, उस समय के रोहिंग्या कौन थे और उन्होंने क्या क्या समस्या खड़ी की यहाँ पे, और सारे संसाधनों पे कब्जा कर लिया और इन्हीं लोगों को राक्षस घोषित कर दिया और ख़त्म कर दिया, बल्कि पीछे धकेल दिया साउथ में। तो अर्ली इंडियन टोनी जोसेफ पढ़ोगे तो वहाँ आपको फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से करा लोगे तो भी हो जाएगा, इसका मतलब जेनेटिक्स से भी हो जाता है, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, रेशियल क्लासिफिकेशन करेंगे तो भी हो जाएगा। तो आप बायोलॉजी लगा लो, ज्योग्राफी लगा लो, हिस्ट्री लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई सा भी सब्जेक्ट लगा लो, सब मिल करके एक ही जगह पर एक ही बात चिल्लाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और सबके एविडेंस भी हैं, प्रमाण भी हैं, और बाकी सब कुछ जो हवा में ज्ञान है उसका कोई प्रमाण वगैरह कुछ नहीं है, वो केवल उनका खुद का है बस। ठीक है, खुद की थ्योरी है, तो इस वजह से दिक्कत आती है। कल मैं युवाल नोआर हरारी, वो हरारी बताने लगा, वो कोई दूसरा, वो दूसरी किताब है। वो कौन सी किताब थी? युवाल नोआर हरारी की, हाँ वो सेपियंस है, अर्ली इंडियंस नहीं है, वो सेपियंस है, वो भी पढ़नी चाहिए, उसमें भी आपको समझ में आएगा। युवाल नोआर हरारी की वो भी काम की, ठीक है ना। चलिए आइए, तो वर्ण सिस्टम निकल कर के आया था, और वर्ण सिस्टम में आपको श्लोक बताया था हमने। ये वर्ण सिस्टम जिससे निकला था उस श्लोक का नाम था पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए, कहीं कहीं काम आएगा। ब्राह्मणों मुखमासीद, सब लोग लिखो इसको, कुछ नहीं बाद में नौकरी वोकरी नहीं लगी तो पूजा पाठ कराने में काम आएगा।
ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुराजन्याकृत। बाहुराजन्याकृत ऊरु तदस्य वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो अभी आपको जो 6th सेंचुरी बताया था, 6th सेंचुरी बताया था ना, 6वीं सेंचुरी वैदिक काल के लिए, 6th सेंचुरी BC, ये पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में जोड़ा गया था। 10वां मंडल ऋग्वेद का, उसमें ये पुरुष सूक्त जोड़ा गया। ऋग्वेद का 10वां मंडल जिसमें ये पुरुष सूक्त जोड़ा गया, यहां से इस तरह से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो यहीं तक वैदिक पीरियड माना गया है। वैदिक सभ्यता इसी को बोलते हैं। इसके बाद में जैसे ही इसकी एंट्री होती है 10वें मंडल में, किसकी? पुरुष सूक्त की, वैसे ही वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाती है। ध्यान रखिए, वेदों का इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाता है। 6th सेंचुरी BC में जैसे ही 10वें मंडल में पुरुष सूक्त प्रवेश करता है, वर्ण व्यवस्था आ जाती है। और ये वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जातिवाद में बदल जाती है, कास्ट में बदल जाती है। यही वर्ण व्यवस्था बाद में कास्ट में बदल जाती है। किसी का साउंड आ रहा है क्या? मेरे इसमें तो आ नहीं रहा। एक मिनट, मैं भी साउंड ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट, वो फिर रिकॉर्डिंग में आएगा ना। नहीं, आप लोग बोलते हो तो साउंड आता है। हाँ, आता है वो तो। चलो कोई बात नहीं भैया, ध्यान रखा करो इसमें। तो यहां से 10वें मंडल में जैसे ही 10वें मंडल की शुरुआत होती है और पुरुष सूक्त आता है कि ब्राह्मण जो है वो मुख से पैदा हुआ है, जो आदि पुरुष है उनके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, और क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है। कमर वाले हिस्से से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यहाँ आकर के सब कुछ विभाजन जो कर दिया कि विराट पुरुष की कल्पना की गई, और वो विराट पुरुष जो है उसके अलग अलग हिस्से से अलग अलग उत्पत्तियां हुई हैं, और यही उत्पत्तियां फिर जो है, और यहाँ तक सिस्टम इंटरचेंजेबल था। मैंने बताया भी था आपको, कठोर जाति व्यवस्था इस जगह पर नहीं थी, लेकिन यहाँ चैलेंज मिला गौतम बुद्ध और महावीर। गौतम बुद्ध और महावीर को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए अब हम अगले चैप्टर जो चलेंगे वो गौतम बुद्ध पे चलेंगे और फिर महावीर पे। गौतम बुद्ध और महावीर उस समय की क्रांति थी। हिंदू धर्म तो नहीं कह सकते इसको, वैदिक धर्म में इसको इस समय में हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म शब्द हम लोग जो यूज़ करेंगे वो गुप्ताज में आकर के करते हैं, खास करके 1st सेंचुरी में। हिंदू धर्म की शुरुआत 1st सेंचुरी में, वहाँ जा कर के हिंदू वर्ड आएगा, ब्राह्मण धर्म, वो भी ब्राह्मण धर्म, पुष्यमित्र शुंग। ये क्रांति और आंदोलन के रूप में थे। ठीक है,
एक मिनट, कॉल करना पड़ेगा। तो ये क्रांति थी। क्या क्रांति थी? उस पाखंड के खिलाफ, पुरोहितवाद के खिलाफ वसूली होने लगी थी ना उस समय में, वसूली शुरू हो गई थी। ब्राह्मणों ने वसूली करना शुरू किया था। पहले क्या काम था? बहुत प्यारा काम था, बढ़िया, टीचिंग करो, पढ़ो पढ़ाओ और रिचुअल्स को परफॉर्म रिचुअल्स, हवन करना, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, पढ़ना पढ़ाना, बहुत ही पवित्र काम था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इस काम को कोई भी कर सकता था, इसमें से उठ करके कोई भी इस काम को कर सकता था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया फर्स्ट सेंचुरी में आकर के। फिर तो वो कास्ट ही हो गया कि उसके लिए आपको अगर ब्राह्मण होना है तो उसमें जन्म लेना जरूरी है, तो ब्राह्मण जन्म से बनेगा। तो यहाँ समस्या खड़ी हो गई। जब जन्म की बात आई तब दिक्कत आ गई। पहले क्या था? पहले ये था, जन्मना जायते शूद्रा, जन्मना जायते शूद्रा, संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कारात द्विज उच्यते। यानी कि जन्म से सभी शूद्र हैं, जन्म से सभी शूद्र हैं, मतलब सर्व द अदर 3 क्लासेस, या कुछ अनटचेबल्स भी थे जो, ये तो बिल्कुल ही बाहर थे वर्ण सिस्टम से। ये इसी वजह से थे क्योंकि जन्म से मान लिया गया। तो बोल रहे थे जन्म से तो सभी शूद्र हैं, लेकिन जो संस्कार हो जाते हैं उनके, यानी शिक्षा हो जाती है, गुरु दीक्षा हो जाती है, उपनयन संस्कार हो जाता है, ज्ञान आ जाता है, वेद पढ़ लेते हैं, तो वो उच्च हो जाता है, यानी द्विज बन जाता है। द्विज मतलब ब्राह्मण, जिसका दूसरा जन्म हो गया है उसको द्विज माना गया। द्वि का मतलब दूसरा और ज का मतलब जन्म, तो उसको ब्राह्मण मान लिया गया था। तो ब्राह्मण में यानी कि जन्म से सारे के सारे शूद्र होते हैं। उसके बाद उनकी जो क्वालिटी, अगर फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, तो वो सारे के सारे वैश्य हो जाएंगे। अगर उनकी भुजाओं में ताकत है और वो फाइट बैटल्स, रूलर्स टाइप काम कर सकते हैं, तो वो क्षत्रिय हो सकता है। और जो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, जिसको ज्ञान है, जो रिचुअल्स को परफॉर्म करेगा, वो ब्राह्मण हो जाएगा। तो ये तो इंटरचेंजेबल था, अच्छी व्यवस्था थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो क्लासिज्म है उसी के जैसा था, जैसा मैं बता रहा हूँ कि क्लास सिस्टम अभी जो है, इसमें आपकी क्लास चेंज हो जाती है।
उस समय में भी क्लास चेंज हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये रोक दिया गया, ये आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको यहीं पैदा होना होगा, यहीं पैदा होना होगा, यहीं पैदा होना होगा और यहीं पैदा होना। तो आप इसी सिस्टम में रहोगे। उसके लिए ब्राह्मण बनने के लिए यहाँ पैदा होना ज़रूरी है, क्षत्रिय के लिए यहाँ पैदा होना ज़रूरी है, वैश्य के लिए यहाँ ज़रूरी है और यहाँ के लिए यहाँ ज़रूरी है। ये आप चेंज नहीं कर सकते। इसी को कहा गया जाति, क्योंकि वो जाति नहीं है कहीं, वह रहती है, वो जाति है, उसी को जाति कहा गया। ठीक है। तो ये वर्ण सिस्टम यहां आया। और आगे देखिए, रिलीजन उस समय में कौन से थे। तो अभी जब हम बौद्ध धर्म में जाएंगे और जैन धर्म में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो वेदों के खिलाफ क्यों थे। दरअसल वो वेदों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वैदिक सभ्यता में जो समस्या खड़ी हुई, दिक्कतें पैदा हुई, उसकी वजह से। ठीक है। तो उस समय के गॉड जो है आपने पढ़े हैं, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स में बहुत डीप में दिया है। सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र, पुरंदर। पुरंदर जो है, ये धर नहीं है, पुरंदर है, एज खटा देना इसका। किले ध्वस्त करने वाला। किले कौन से मालूम है आपको? वही सिंधु घाटी सभ्यता के किले, वही तो किले ध्वस्त करता था वो इंद्र। और ये सब पोस्ट थी, मैंने बताया इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं था, ये पोस्ट थी इंद्र। इस पे कोई भी बैठ सकता था, कोई भी इंद्र हो सकता था, कोई भी, मतलब जो ये सब पोस्ट होते थे, अग्नि, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, ये सब पोस्ट के नाम है, पद हैं। जैसे कलेक्टर होता है, कमिश्नर होता है, वैसे पद हैं ये। तभी तो आप देखते हैं कि इंद्र को पीटा है, इंद्र को भगाया है, इंद्र दुष्ट है, इंद्र चरित्रहीन है। और कहीं देखेंगे कि इंद्र बहुत अच्छा आदमी है। ऐसे जैसे कभी कभी आप किसी कलेक्टर की बात करते हैं, बहुत अच्छा कलेक्टर है, फिर लगेगा नहीं कलेक्टर की पिटाई हुई, लोगों ने उसके मुंह पे कालिक पोती, गोबर रगड़ा उसके मुंह पे, मिट्टी से मारा उसको, पिटाई करके भगा दिया कलेक्टर को। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं। फिर आता नहीं कलेक्टर का बहुत सम्मान हुआ। तो ये सब क्या अंतर है? अलग अलग जगह पर अलग अलग कलेक्टर हैं। तो ये बस्तियों में, कबीलों में ये सब वरुण, अग्नि और ये सब, ये अग्नि लकड़ी की व्यवस्था करते थे, जो आग की व्यवस्था करते थे, ये पानी वानी की व्यवस्था करते थे, पानी का काम देखते थे। नगर निगम में जैसे पानी के लिए जलकल विभाग होता है, वो जलकल विभाग है। तो ये सब विभाग थे एक तरह से, और ये विभाग को संभालने वाले अधिकारी थे, इनके नाम थे, और ये पोस्ट थी। और ये पोस्ट इस पोस्ट पे कोई भी हो सकता है। इसलिए आप देखते हो कि परशुराम पोस्ट का नाम है। तभी तो बोलते ना कि इन्होंने कई बार जो है वो क्षत्रियों का विनाश किया, और कई बार ये किया और वो किया। तो एक ही व्यक्ति इतनी बार नहीं कर सकता। दरअसल परशुराम को जब आप देखते हो तो परशुराम जो मैं आपको 1000 BC में देख रहा हूँ, तो राम के समय में भी मिल रहे हैं, और परशुराम फिर भीष्म पितामह के गुरु भी हैं। तो ये महाभारत में भी मिल रहे हैं। तो भीष्म और कर्ण भी जो है वहाँ शिक्षा लेने के लिए जाता है, लेकिन परशुराम शिक्षा नहीं देते। तो जिसने भीष्म पितामह को शिक्षा दी, हो सकता है वो परशुराम दूसरे रहे हों, और फिर कर्ण जिससे शिक्षा प्राप्त करने गया वो परशुराम दूसरे रहे हों। यानी कि ये हो सकते हैं कि ये किसी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल की तरह है। प्रिंसिपल होता है ना, तो उसने एक को एडमिशन दे दिया, प्रिंसिपल ने एडमिशन नहीं दिया, तो वही व्यक्ति प्रिंसिपल है कि नहीं है? वो नहीं है। इसलिए वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, ये सब पोस्ट थी, पोस्ट के नाम है, ध्यान रखिए। तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप इनको व्यक्ति मानेंगे तो फिर लगेगा कि इसका मतलब ये आदमी 400 साल जिंदा रहा क्या? 400 साल कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता, इतना लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता। तो 400 साल पहले कोई दूसरा परशुराम था, 200 साल बाद कोई दूसरा परशुराम, 100 साल बाद कोई दूसरा परशुराम। इसी तरह से तरह तरह के इंद्र हैं। तो किसी इंद्र को देखोगे वो किसी महिला को छेड़छाड़ कर रहा है, किसी इंद्र को देखोगे वो बहुत शरीफ आदमी है ना। तो अलग अलग
अलग अलग तरह के इंद्र हैं, अपना काम संभालने वाले लोग हैं, तो काम संभालते थे, है ना। और मोड ऑफ वर्शिप, परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ एंड ऑफरिंग सेक्रीफाइसेस, ये तरीका था। आल्टर्स होते थे, तरह तरह के यज्ञ होते थे, और यज्ञ की व्यवस्था जो है वो यजुर्वेद में बताई थी। अश्वमेध उस समय का एक परंपरा थी, एसोसिएटेड विद टेरिटरी एक्सपांशन, इन विच ए ब्रोइज्ड हॉर्स वाज लेट लूज विद द फ्लैग ऑफ किंगडम। तो घोड़े के ऊपर झंडा लगा दिया जाता था, उसको घुमाया जाता था, और चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो घोड़ा जो है जहाँ जहाँ तक जाता था वो इलाका जो है वो पूरा का पूरा राजा का हो जाता था। इसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। लेकिन जब हमने गायत्री परिवार में अश्वमेध यज्ञ किया तो हमने उसका जो मीनिंग है वो ये नहीं रखा था, क्योंकि अब कोई राज्य वाज्य तो फैलाना नहीं था। तो यहाँ जो होता है कि सेक्रीफाइस किया जाएगा उसको, अश्वमेध को। तो हम लोग भी जब अश्वमेध यज्ञ करते थे तो हमसे भी पूछा गया कि क्या आप हॉर्स को सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब उसमें घोड़े को काट के डालेंगे। तो हमने कहा नहीं, अश्वमेध का मतलब जो है हमारे यहाँ अश्व का मतलब ताकत है, और मेधा, तो राष्ट्र की मेधा को ताकतवर बनाना है, और वो इस तरह से उसके मीनिंग निकाले गए। और एक आध मीनिंग ये बनाया गया कि अश्व शक्ति का प्रतीक है, इसके साथ साथ अश्व बुराई का भी प्रतीक है, क्योंकि वो जानवर है। पशुता का भी प्रतीक है, अश्व पशु है। तो पशुता को काटना, यानी कि जो मनुष्य में जो आई हुई बुराइयां हैं उनको नष्ट कर देना भी अश्वमेध है। तो ये तरह तरह के मीनिंग बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अश्वमेध का सीधा मीनिंग था वो एक तरह से अपने राज्य को बढ़ाना। ठीक है। आश्रम सिस्टम आपने देखा होगा, मैंने आपको हिंदू धर्म की व्याख्या करते समय में मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ जगह। यहाँ मैं आश्रम बताने से पहले यहाँ मैं आपको भारतीय या हिंदू धर्म की विशेषता या भारतीय समाज की विशेषता, इसके ऊपर कुछ बता देना चाहता हूँ, यहाँ कुछ लिख देना चाहता हूँ। सोसाइटी के मामले में भी, इंडियन सोसाइटी, यहाँ पे भी थोड़ा देख लीजिए। भारतीय समाज, जब आपको कभी पूरे हिस्ट्री में यदि कुछ लिखना हो, हिंदू धर्म के बारे में कुछ लिखना हो, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स लिख लीजिए। डॉक्टर राम आहूजा की किताब ले लीजिए, भारतीय समाज, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर राम आहूजा, जनरली सोशियोलॉजी वाले पढ़ते हैं, लेकिन आप भी देख सकते हैं। डॉक्टर राम आहूजा, यहाँ पर। तो वर्णाश्रम, पहली चीज लिख लीजिए, भारत की समाज की विशेषता, हिंदू समाज की विशेषता या हिंदू धर्म की विशेषता है। तो वर्णाश्रम, 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, 4 हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। वो 4 आश्रम अभी बता रहे हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय, ये भारतीय समाज की विशेषता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय, ये भी 4 हैं। ऋण है, 3 ऋण हैं, त्रिऋण। कौन कौन से? पितृ ऋण, देव ऋण,
ऋषि ऋण, तो त्रिऋण, तो ऋण पुरुषार्थ चतुष्टय वर्णाश्रम, ठीक है, 4 वर्ण 4 आश्रम 4 पुरुषार्थ 3 ऋण और 16 संस्कार, षोडश संस्कार, षोडश संस्कार, थोड़ा सा लिख लेना ऐसे, षोडश संस्कार 16 संस्कार। तो हिंदू धर्म की विशेषता समझ में आ गई। 4 वर्ण 4 आश्रम 4 पुरुषार्थ 3 ऋण और 16 संस्कार, 16 संस्कार। कभी भी विशेषता लिखने को मिले भारतीय समाज की विशेषताओं में से, हिंदू धर्म में से, हिंदू समाज की विशेषता, तो ये लिख दीजिएगा। और ये तैयार भी करना पड़ता है, इनके ऊपर सेपरेट तैयार भी कर लीजिएगा। जो एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी और हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है इस हिस्से में। यहाँ से सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दिखाता हूँ मैं इससे पहले वाला। ये 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है इसके अंदर स्टडी करते हैं और इसको गेन कर लीजिएगा, गेन नॉलेज, गेन नॉलेज, नॉलेज प्राप्त करते हैं। गृहस्थ धर्म में विवाह होता है और पारिवारिक जीवन होता है, वो गृहस्थ आश्रम हो जाता है। वानप्रस्थ ये बटा हुआ है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 5 तक या 6 तक, तो 5-6 तक तो वो क्या होगा, घर में रहेगा। उसके बाद वो गुरुकुल में चला जाएगा, तो 25 साल की उम्र तक होगा। 25 साल की उम्र तक आपका ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा। 25 से 50 ये गृहस्थ आश्रम हो जाएगा, और 50 से 75 वानप्रस्थ। इसमें वो कभी कभी घर आ सकता है, लाइव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। जंगलों में रहता है व्यक्ति एक तरह से, और समाज में आता जाता है और वहाँ मेडिटेट करता है, लेकिन खाने पीने के लिए और रहने के लिए यहाँ आ जाता है, लेकिन घर छोड़ देता है, गृहस्थ ही नहीं रहता, परिवार को एक तरह से छोड़ देता है। लेकिन समाज में आकर के वानप्रस्थ जो है वो कुछ काम करता है, भलाई के काम करता है, पढ़ाने का काम कर सकता है ना, नॉलेज बांटने का, मदद करने वाला, हेल्प करने वाले काम कर सकता है। तो ये काम करने के लिए वो आ जाता है। लेकिन संन्यास अंतिम अवस्था है, संन्यास 75 के बाद, 75 वर्ष की अवस्था में संन्यास आश्रम में चला जाता है, छोड़ देता है, लिव एवरीथिंग, सबको छोड़ देता है, मोह माया सब छोड़ देता है, ऑल एसोसिएशन, साल्वेशन की तरफ यहाँ उद्देश्य हो जाता है, साल्वेशन। मैंने अभी आपको जो दूसरे 16 संस्कार, 4 पुरुषार्थ, 3 ऋण और 4 वर्ण 4 आश्रम, ये सब जो बताया, इन सब का उद्देश्य साल्वेशन, मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति इसका लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति इसका लक्ष्य। ठीक है, चलिए। ये उस समय की सोसाइटी थी जिसमें आप ये मुख्य बिंदु यूज़ कर सकते हैं। राजन, किंग, पुरोहित, प्रिस्ट, जन, जन शब्द यूज़ किया जाता था ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, जनता, लोग, हम भारत के लोग, ये जन, जनतंत्र इसी से बना है ना, विलेज, ग्राम, हेडमैन ऑफ विलेज, ग्रामणी, assemblies of people, samiti, and a small group of selected people in the samiti is called sabha। और ये ब्रह्मा की प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई हैं,
ये प्रजापति या प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता नहीं बोलेंगे तो प्रजापिता ब्रह्मा तो अलग वो संस्था आ जाएगी। ब्रह्मा की 2 पुत्रियां मानी गई है, ठीक है ना, समिति और सभा। जो छोटा ग्रुप है वो सभा है और जो बड़ा ग्रुप है वो समिति। अभी उल्टा होता है, ग्राम सभा जब होती है पंचायत में तो अब हम उसको वो बड़ा ग्रुप हो जाता है, वहाँ छोटी छोटी समितियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, ध्यान रखिएगा। ये सभा समिति शब्द यहीं से निकले हैं, कुल, फैमिली, क्लान भी बोलते हैं ना, गोत्र या कुल, एंड ग्रुप ऑफ फैमिलीज क्लान विश कहलाता था, विश या विश, विश कहेंगे तो ज़्यादा, विश इस तरह से लिखते हैं, वो विश तो जहर हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं, अभी और भी बहुत सारे शब्द हैं जो यहाँ नहीं आए हैं। और टाइप्स ऑफ किंगडम इसी समय में आपको जो मिलेंगे। अब यहाँ पर आप आ जाइए, आज का आपका होमवर्क लिख लीजिए। आपका होमवर्क आज का हो जाएगा महाजनपदा, महाजनपद, 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद जो है, अब आप यहाँ से कल हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। और 16 महाजनपद के बाद की पढ़ाई करेंगे। मंडे से जो हमारी पढ़ाई होगी वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का हम लोग होमवर्क पूरा करेंगे ना, उसका पूरा अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो जैन बौद्ध आ जाएगा, उसके बाद फिर हमारी कल्चर के कुछ पार्ट में चलेंगे, फिर हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ तक हमने बेसिक जो है वो दोनों तरह का करवा दिया, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी और इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब करंट अफेयर्स में चलेंगे।